हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम जानेंगे इस अध्याय में अविकारी शब्द के बारे में। बच्चों, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अवयव भी कहते हैं। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा है निपात। आइए एक एक करके इन 5 अवयवों को पढ़ लेंगे हम। सबसे पहले जानेंगे हम क्रिया विशेषण के विषय में। क्रिया विशेषण को जानने के लिए बच्चों हम चित्रों को माध्यम बनाते हैं। हमारे सामने 3 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में जो वाक्य दिया गया है वो है आशु प्रतिमाह दान देता है, और दूसरे चित्र में जो वाक्य है उसमें कहा गया है निधि ध्यानपूर्वक पढ़ती है, और तीसरे चित्र में जो वाक्य है उसमें कहा गया है आप यहां बैठी जाइए। तो बच्चों, इन वाक्यों में प्रतिमाह, ध्यानपूर्वक और यहां शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह क्रिया विशेषण है। अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्रिया विशेषण के भेद की ओर। तो बच्चों, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इन चारों को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के विषय में। अर्थात जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की दिशा या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मनु, तुम भीतर आ जाओ, मंदिर जाने के लिए बाएं मुड़िए। तो बच्चों, ये जो अभी हमने वाक्य पढ़े उसमें भीतर और बाएं शब्द क्रिया के होने की दिशा व स्थान के बारे में बता रहे हैं, अतः ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बारिश निरंतर हो रही है, नवनीत बाजार से अभी आया है। तो बच्चों, इन वाक्यों में निरंतर और अभी शब्द क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे हैं, अतः यह शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा और परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा बहुत हंसा, उतना खाओ जितना हजम कर सकते हो। तो इन वाक्यों में बहुत और उतना जितना शब्द क्रिया की मात्रा और परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः यह शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के संपन्न अर्थात पूर्ण होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शिक्षक की बात सबने ध्यानपूर्वक सुनी, एकाएक ओले पड़ने लगे। तो इन वाक्यों में बच्चों ध्यानपूर्वक और एकाएक शब्द क्रिया के होने की रीति के विषय में बता रहे हैं, अतः यह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आइए चलिए क्रिया विशेषण शब्दों की सूची जान लेते हैं। जैसे क्रिया विशेषण है स्थानवाचक, इसमें कौन से शब्द आएंगे? जैसे नीचे, ऊपर, इधर उधर, आसपास, सामने, यहाँ वहाँ, जहाँ, आर पार, मध्य, किधर, निकट, इस और, उस और, पीछे आदि, ये सारे स्थानवाचक शब्द हैं। दूसरा है कालवाचक, इसमें कौन से शब्द आते हैं? जैसे आज, कल, परसों, दिन भर, अब, तब, साय, प्रातः, सदा, तत्काल, प्रतिदिन, प्रतिमाह, नित्य, बार बार, अभी, सदैव आदि, ये सब कालवाचक शब्द है। तीसरा है परिमाणवाचक, इसमें आने वाले शब्द हैं जैसे बराबर, ठीक, थोड़ा, अधिक, लगभग, कई, एक, बहुत, अति, तनिक, जरा, बढ़कर, बारी बारी से, ये सारे परिमाणवाचक शब्द हैं। और चौथा है रीतिवाचक, जैसे इसमें आने वाले शब्द हैं तेज, जो, अक्सर, कानो कान, जल्दी जल्दी, सहसा, बिल्कुल, सच, शायद, अवसर, यावश्य, सरासर, मात्र, धीरे से, ये सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है।
आइए बच्चों, अब हम विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर जान लेते हैं। तो बच्चों, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। जैसे विशेषण का वाक्य है, मोहित अच्छा लड़का है। इसमें अच्छा शब्द विशेषण है। मोहित अच्छा लिखता है, यहाँ पर भी अच्छा शब्द आया है, लेकिन ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया से ठीक पहले आ रहा है और उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण हुआ। दूसरा है, रमेश के पास कम रोटियां हैं। इसमें कम विशेषण है। रमेश ने रोटियां कम खाई, क्रिया से पहले आया कम, तो ये क्रिया विशेषण बन गया। विदुषी के पास अधिक रुपए हैं। इसमें अधिक विशेषण है। विदुषी अधिक बोलती है। बोलती क्रिया है, क्रिया से पहले अधिक आया, तो यहां पर यह क्रिया विशेषण हुआ। अब बढ़ते हैं बच्चों संबंध बोधक की ओर। चलिए, संबंध बोधक को जानने के लिए भी चित्रों का माध्यम बनाते हैं। 3 चित्र हमारे सामने और उनके नीचे वाक्य दिए गए हैं। सबसे पहले चित्र के नीचे वाक्य है, पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। और दूसरे चित्र में क्या वाक्य दिया गया है कि मेरे घर के सामने पार्क है। तीसरे चित्र में क्या किया गया है बच्चों कि भवन के पास चौकीदार बैठा है। तो बच्चों, ये जो वाक्य हमने पढ़े, इसमें के नीचे, के सामने और के बाहर शब्द क्रमशः पेड़, घर और भवन संज्ञा शब्दों के बाद प्रयोग किए गए हैं। ये शब्द इन संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बता रहे हैं। इन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहा गया है या कहा जाता है। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं संबंध बोधक के भेद की ओर। तो बच्चों, अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक शब्दों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहला है कालवाचक। इसमें आने वाले शब्द हैं के पीछे, के पहले, के आगे, के उपरांत। दूसरा स्थानवाचक। इसमें आते हैं शब्द के भीतर, के नीचे, के यहाँ, के सामने। तीसरा है दिशावाचक। इसमें आने वाले शब्द हैं के निकट, की ओर, के पार, के आसपास। चौथा है समतावाचक। इसमें आते हैं शब्द के बराबर, के तुल्य, की भांति, के समान। पांचवा है साधनवाचक। इसमें आने वाले शब्द हैं के माध्यम, के हाथ, के द्वारा, के सहारे। छठा है विषयवाचक। इसमें आने वाले शब्द हैं की बात, के नाम, के विषय, के भरोसे। सातवां है विरोधवाचक। इसमें आने वाले शब्द हैं के खिलाफ, के उल्टे, के विरुद्ध, के प्रतिकूल। आठवां है संगवाचक। इसमें आते हैं जो शब्द हैं वो हैं के संग, के साथ, के सहचर, के समेत आदि। नौवां है हेतुवाचक। इसमें आने वाले शब्द हैं के सिवा, के वास्ते, के कारण, के लिए आदि। 10वां है अलगाववाचक। इसमें आने वाले शब्द हैं से दूर, से परे, से हटकर आदि। चलिए बच्चों, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर जानेंगे। बच्चों, यदि कोई शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है तो वह संबंध बोधक कहलाता है। किंतु जब वही शब्द क्रिया की विशेषता बताने का काम करता है तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे संबंध बोधक का उदाहरण है, मैंने यह मिठाई पहले भी खाई है। तो यहाँ पर पहले भी संबंध बोधक है। परीक्षा से पहले बहुत डर लगता है, तो यहाँ पर पहले क्रिया विशेषण है। कमरे के अंदर बैठिए, के अंदर संबंध बोधक। आप अंदर चलिए, इसमें अंदर क्रिया विशेषण है। अब बढ़ते हैं बच्चों समुच्चय बोधक की ओर। सामने हमारे एक चित्र दिया गया है, एक हरा भरा है और एक में हरियाली नहीं है। अर्थात एक वृक्ष हरा भरा है और दूसरा सूखा। एक में फल लगे हैं किंतु दूसरे में पत्ते तक नहीं है। हरा भरा पेड़ सुंदर दिखता है या सूखा। तो बच्चों, इन वाक्यों में और, किंतु तथा या दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अतः ये शब्द समुच्चय बोधक हैं। अर्थात दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं।
समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। चलिए एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक के विषय में। अर्थात जो समुच्चय बोधक शब्द समान स्थिति वाले पदों, वाक्यों या वाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे लता भारती तथा कुसुम गुड़िया से खेल रही है, दिव्या मेरी बात मान लो अन्यथा पछताओगी। तो बच्चों, इन वाक्यों में तथा शब्द एक ही स्थिति के शब्दों को जोड़ रहा है, जबकि अन्यथा शब्द दो समान वाक्यों को जोड़ रहा है। अतः यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक चार प्रकार के होते हैं: संयोजक, विकल्पक, विरोध बोधक और परिणाम बोधक। चलिए इन्हें भी विस्तार पूर्वक जानें। सबसे पढ़ेंगे हम संयोजक के विषय में। बच्चों, जो समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे मानव भीतर गया और कुर्सी ले आया। राणा प्रताप का जीवन हमें दृढ़ता व शौर्य का संदेश देता है। तो इसमें और व ये दोनों संयोजक का कार्य कर रहे हैं। दूसरा है विकल्पक। विकल्पक यानी विकल्प देना, ऑप्शन देना। जो समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों में विकल्प अथवा भेद का बोध कराते हैं, उन्हें विकल्पक कहते हैं। जैसे 5वां अथवा 7वां प्रश्न हल करो, विकल्प दिया जा रहा है, 5वां करो या 7वां करो। चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ, यहाँ भी विकल्प है, या तो चुपचाप बैठ जाओ या तो बाहर चले जाओ, दोनों में से एक काम करना है। तो यहाँ पर अथवा और या ये विकल्पक कर कार्य कर रहे हैं। तीसरा है विरोध बोधक। अर्थात जो समुच्चय बोधक शब्द पूर्व प्रयुक्त वाक्यांश या काम में विरोध दर्शाते हैं, उन्हें विरोध बोधक कहते हैं। जैसे आकाश में बादल छाए किंतु वर्षा नहीं हुई, आनंद दौड़ा परंतु बस ना पकड़ सका, विरोध पूर्वक। इसमें किंतु और परंतु शब्द जो हैं विरोध बोधक शब्द हैं। और चौथा है परिणाम बोधक। अर्थात परिणाम पता लगे। जो समुच्चय बोधक शब्द पूर्व प्रयुक्त वाक्यांश या वाक्य का परिणाम बताते हैं, उन्हें परिणाम बोधक कहते हैं। जैसे कि तेजस को बुखार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया, उसने गृह कार्य नहीं किया था अतः डांट खानी पड़ी। तो इसमें इसलिए और अतः जो है आपके परिणाम बोधक शब्द है। बच्चों, अब बढ़ेंगे हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक की ओर। अर्थात जो समुच्चय बोधक शब्द मुख्य उपवाक्य को उसके आश्रित उपवाक्य यानी कि डिपेंड होने वाले उपवाक्य से जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। भारत क्रिकेट मैच हार गया क्योंकि बल्लेबाज ठीक से नहीं खेले। तो बच्चों, इन वाक्यों में यदि, तो और क्योंकि शब्द मुख्य वाक्यों को आश्रित उपवाक्यों से जोड़ रहे हैं, अतः यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक चार प्रकार के होते हैं: संकेत बोधक, हेतु बोधक, उद्देश्य बोधक और स्वरूप बोधक। आइए इन्हें भी विस्तार पूर्वक जानें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संकेत बोधक के विषय में। अर्थात जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्यों के शुरू में आकर किसी होने वाली बात की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेत बोधक कहते हैं। जैसे यद्यपि जापान संपन्न है तथापि परिश्रमी भी है, जब चाहे तब आप यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ पर यद्यपि और तथापि संकेत बोधक है और दूसरे वाक्य में जब और तब संकेत बोधक का कार्य कर रहे हैं। अगला है हेतु बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्यों में क्रिया के कारण का बोध कराते हैं, उन्हें हेतु बोधक कहते हैं। जैसे सावित्री के मन में द्वेष था इसलिए वह यहां से चली गई, भोलू मंदबुद्धि है इस कारण तुम उसे तंग कर रहे हो। तो इन वाक्यों में इसलिए और इस कारण हेतु बोधक शब्द है। तीसरा है उद्देश्य बोधक। अर्थात जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्यों में कार्य करने का उद्देश्य प्रकट करते हैं, उन्हें उद्देश्य बोधक कहते हैं। जैसे तेज चलो ताकि मुंबई की गाड़ी पकड़ सको। अर्थात उद्देश्य क्या है? मुंबई की गाड़ी पकड़ने का, तो ताकि उद्देश्य बोधक है इसमें। अमित सो गया है जिससे उसकी थकान मिट जाए। उद्देश्य क्या है? थकान मिटाना उद्देश्य है। तो इसमें जिससे जो शब्द है वो उद्देश्य बोधक का कार्य कर रहा है। चौथा है स्वरूप बोधक। अर्थात जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्यांश अथवा वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें स्वरूप बोधक कहते हैं। जैसे रवि इतना परेशान था मानो कोई मुसीबत आ गई हो। सौरभ ने समझाया कि
बात मत बढ़ाओ। तो मानो और की शब्द स्वरूप बोधक का कार्य इन वाक्यों में कर रहे हैं। बच्चों, अब हम विस्मयादि बोधक की ओर बढ़ते हैं। तो विस्मयादि बोधक को भी जानने के लिए चित्रों को माध्यम बनाते हैं। 2 चित्र सामने हमारे और 2 वाक्य हैं। पहले चित्र में वाह कितना सुंदर नगर है, और दूसरे चित्र में क्या कहा गया है बच्चों? छी, तुम्हारे जूतों पर कीचड़ लगा है। तो बच्चों, ये दोनों ही चित्र, इनमें जो 2 वाक्य दिए गए हैं वाह और छी, ये किसका बोध करा रहे हैं हमें? तो बच्चों, ये वाह और छी शब्दों के द्वारा मन के विभिन्न भावों को प्रकट किया गया है। अतः ये शब्द विस्मयादि बोधक हैं। अर्थात जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। आइए विस्मयादि बोधक शब्दों की विशेषताएं जान लें। पहली विशेषता है विस्मयादि बोधक शब्दों की कि विस्मयादि बोधक शब्द प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं तथा इनके बाद विस्मयादि सूचक शब्द यानी एक डंडा और नीचे बिंदु लगाया जाता है। दूसरा है विस्मयादि बोधक शब्द भावों की तीव्रता के कारण अनायास ही मुख से निकल जाते हैं। तीसरा, विस्मयादि बोधक शब्दों पर लिंग, वचन और काल के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और चौथा, आशीर्वाद के रूप में कभी कभी वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सदा खुश रहो, इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, चिर सौभाग्यवती बनो, और विस्मयादि बोधक चिन्ह अंत में आएगा। तो विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने के आधार पर विस्मयादि बोधक शब्दों को अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है। आइए उन्हें जान लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हर्षबोधक शब्द। हर्षबोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? वाह, क्या खूब, बहुत अच्छा, ये सब हर्षबोधक शब्द है। विस्मयबोधक शब्द है अरे, ओहो, अहो, क्या, ओह, है, सच। आशीर्वाद बोधक शब्द है दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, जीते रहो। प्रशंसा बोधक शब्द होते हैं वाह, अति सुंदर, शाबाश। और संबंध बोधक शब्द होते हैं अरे, अजी, सुनते हो। इच्छा बोधक शब्द है हाय, काश। अनुमोदन बोधक शब्द है हाँ हाँ, ठीक, जी हाँ, अच्छा। इसी तरह घृणा बोधक शब्द है ओफ, छी छी, थिक, थत। शोक बोधक शब्द होते हैं आह, हाय, उफ। और चेतावनी बोधक शब्द है होशियार, खबरदार, सावधान। बच्चों, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग भी विस्मयादि बोधक के रूप में किया जाता है। जैसे संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है, जैसे राम राम, शिव शिव, ये है संज्ञा शब्द लेकिन विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग हो रहे। सर्वनाम शब्द जैसे कौन, कौन, क्या, आप, ये सब सर्वनाम शब्द लेकिन विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग हो रहे। विशेषण शब्द जैसे अच्छा, सुंदर, भला, ये सब विशेषण है। क्रिया शब्द जैसे भागो, हट, जाओ, ये सब भी विस्मयादि बोधक में प्रयोग में आते हैं। अब बढ़ेंगे बच्चों हम निपात की ओर। तो निपात को जानने के लिए भी सामने एक चित्र है और एक वाक्य है। क्या कहा गया है वाक्य में? राम सुबह तक ठीक हो जाएगा। तक। तो जो ये वाक्य है इसमें जो शब्द है तक, वो अपने से पहले आए शब्द पर विशेष बल दे रहा है। अतः यह शब्द निपात है। निपात क्या करता है? बल देने का काम करता है वाक्य में। अर्थात जो शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद जुड़कर उसे विशेष बल प्रदान करे, निपात कहलाते हैं। निपात के कुछ उदाहरण है जैसे केवल, ही, भर, सा, भी, तो, मात्र। ये सारे क्या है? निपात के शब्द हैं। बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। और जो शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद जुड़कर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, निपात कहलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आपने लगातार करना है, तभी आप इसमें दक्ष होंगे।
अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।